बांकीपुर की नाली और गली पर ये वोट नहीं आया है, मतलब स्थानीय मुद्दे नहीं थे जो यहाँ पर अफेक्ट कर रहे थे, ये राज्य स्तरीय मुद्दे थे। ये कहने का ये जो तात्पर्य है वो ये भी है कि अगर यहाँ इस सरकार को लीड करने वाले चेहरे के तौर पर सम्राट नहीं होते तो ये जीत उनकी नहीं होती, शायद ये बताना चाहते हैं प्रशांत किशोर। तो एक तरह से ये उन्होंने अपने विपक्षियों विरोधियों के खेमे में खलबली का एक मुद्दा छोड़ दिया है। और इसी तरह दतिया में भी हुआ है। दतिया में जब घनश्याम सिंह के फेवर में नतीजे झुकने शुरू हुए, मतलब रुझान आने शुरू हुए, तो उन्होंने भी ये कहा कि ये तो नरोत्तम मिश्रा की वजह से मेरी जीत हो रही है। क्या ये जानबूझकर इस नियत से दिए गए स्टेटमेंट हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर खलबली मचे उनके कैंप में, या ये वाकई एक बहुत ईमानदार विश्लेषण है जहां अपने रुतबे, अपने किसी चमत्कार या अपने किए हुए काम या अपने किए हुए किसी वादे के आधार पर नहीं, ओपोनेंट को कहा जा रहा है कि उसने ऐसा काम किया कि मुझको ये वोट मिल गए। लेकिन यहीं पर उस पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल है जो यहां जीती हुई दिखाई दे रही है कि क्या दूसरे के आधार पर जब आपका दूसरे का बल्ब थोड़ा डिम जलेगा तो आपका प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा, वरना आप में अपने प्रकाश वाला मसला नहीं है क्या? यह भी एक बड़ा सवाल है। सैयद जफर इस्लाम प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ेंगी कुछ ही देर में। जनसुराज की तरफ से भी आज हम रिप्रेजेंटेशन लेकर उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दतिया से रजनीश पूरे दिन आप तक खबरें पहुंचाते रहे, वो इस वक्त के हालात हम तक पहुंचाएंगे। और रूपेश कुमार बांकीपुर से सुबह ही आपको ये बता रहे थे कि ये लीड ये दिखा रही है, हर एक राउंड में अगर ये लीड दिखाई दे रही है और किसी में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के फेवर में शुरुआत में दिखाई दे 5-6 राउंड में, तो इसका मतलब ये है कि एक हवा थी। ये बात रूपेश बता रहे थे। रूपेश और रजनीश के पास चलेंगे, जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएं मुझे प्लीज बताइएगा। लेकिन तब तक मैं सैयद जफर इस्लाम से उनका नजरिया ले लेता हूं। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्यों हारे? देखिए, लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है। जनता के दरबार में गए थे, जनता ने हमें बार बार जीत दिया। इस बार हमें हार देखनी पड़ी। जाहिर है कुछ कमियां रही होंगी और उस कमियों को जनादेश जो भी लोकतंत्र में आता है जनता का, उसका हम सम्मान करते हैं। जनता द्वारा दिए जनादेश का सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन साथ साथ हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। हम लीडरशिप हमारी समीक्षा करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और इसमें जो कमियां रही होंगी उस कमियों को आगे दूर कैसे किया जाए उस पर भी चर्चा करेंगे और कोर्स करेक्शन भी करेंगे। तो लेकिन मैं आज एक सवाल उठाना चाहता हूँ। देखिए, 3 बाईपोल्स में दो बातें कहना चाहता हूँ। ऐसे बाईपोल्स बहुत बार हुए हैं, 2018 में हुए थे। तो आप देखिए कई जगह, फूलपुर जैसी जगह, घाट गोरखपुर जैसी जगह में हम हार गए थे। लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन हुआ है, जनरल इलेक्शन हुआ, तो हम प्रचंड बहुमत से जीते वहाँ। उसी तरह से आप देखिए इसमें गुजरात में भी ऐसा हुआ था, 2012 में मनसा सीट में हुए थे। फिर बाईपोल के बाद फिर हम प्रचंड बहुमत से 2012 में जीते भी इलेक्शन। उसी तरह से अगर आप देखिए तो और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखाती है कि हम पहले हार गए हैं, लेकिन बाद में जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ में हमने असेंबली इलेक्शन हारा, लेकिन 2019 के इलेक्शन में बाई इलेक्शन के बाद से जीते। 2018 इलेक्शन हारने के बाद वो सब बाई इलेक्शन में कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई जनरल इलेक्शन या स्टेट असेंबली का इलेक्शन जो आप कह रहे थे कि उसके तरफ कोई इशारा हो। लेकिन दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये हमने देखा अपने 2 पार्टी 1984 में 2 पार्टियों से हम कहाँ आगे निकले, आज सबके सामने है। तो जनता का जो जनादेश होता है उसका स्वागत करना चाहिए और बांकीपुर के और जो कमियां रहती है उसको समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक चीज उठाऊंगा, अभय दुबे जी से। अभय दुबे, एक मिनट, अभय दुबे जी यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनको प्रदेश, देश, दुनिया के जनता से माफी मांगनी पड़ेगी अपने पार्टी की तरफ से कि हम जीतते हैं तो ईवीएम सही है, इलेक्शन कमीशन सही है। वो सवाल उनके पास जाऊंगा तो लूंगा सर, पे ठेकरा फोड़ मेरे जहन में वो माफी मांगेंगे कि नहीं? मैं ये सवाल वो माफी मांगना पड़ेगा। आज ये तो बता दीजिए सर, जैसे अयोध्या में जो पाप किया जनता के जनादेश को पाप, वैसे ही क्या जनसुराज का यहाँ पर जीतना, क्या जनादेश को
अपमानित करने का काम ये जो करते हैं वो एक तरह का पाप है। सर मैं जा रहा हूं, उस मुद्दे को लेकर जा रहा हूं सर, प्लीज ईसीआई पे मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपकी महत्वपूर्ण राय ले रहा हूं सर, कि बड़े जगहों जहां पर स्ट्रांग होल्ड माना जाता है और ये माना जाता है कि यहां की जीत के संकेत बहुत बड़े होंगे। बांकीपुर नितिन नवीन का अपना क्षेत्र सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना क्षेत्र, वहां पर यह हार होना सर, इसके मायने आप लोग मतलब प्राइमा फेसी आपको क्या क्या समझ में आ रहा है इसमें? कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। मायने इतना है कि कुछ कमियां रह गई होंगी, इसके अलावा कोई मायने नहीं है। ठीक है, और उन कमियों को दूर कर देंगे। हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता अब आपने ओपनिंग एक महत्वपूर्ण बात कह दी है सर, आपने कहा जनादेश जो भी हो स्वीकार है। सर मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों के पास एक राउंड सबके पास होकर आ रहा हूं, आपके पास पुनः आऊंगा। आपने ये बात कही है, दो बातें हैं आपकी कि ये ऐसा अगर बाई इलेक्शन में ऐसा कुछ हो जाए तो वो एक ट्रेंड के तौर पर आने वाले दिनों में रिफ्लेक्ट करेगा, इसका कोई ठीक नहीं होता है, कोई पैटर्न नहीं होता। दूसरे, जनादेश जो मिले वो शिरोधार्य है। और तीसरे, आपने कहा कि यहाँ के बहुत बड़े निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए, ये कोई छोटी मोटी वजह होगी जिसकी वजह से जीत हार हुई है। अब मैं अभय दुबे जी के पास जाता हूं। अभय दुबे जी, कम से कम ईवीएम पे माफी मांगे, ईवीएम पे माफी, ईवीएम को लेकर अब आपका नजरिया बदल रहा है? माफी मांगे, देश की जनता से माफी। आइए ना सर, आइए जवाब। दिनेश जी, नॉन बायोलॉजिकल जनता पार्टी को एक मंत्रालय खोल लेना चाहिए माफी देने और माफी मंगवाने का। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देखिए, दतिया की अनुगूंज दिल्ली के दरबारों तक सुनाई दे रही है। बांकीपुर तो झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। बांकीपुर की जो हार भारतीय जनता पार्टी की है वो नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, नितिन नवीन की, सम्राट चौधरी की, विजय कुमार सिन्हा की, गिरिराज सिंह की, रविशंकर प्रसाद की, मंगल पांडे की, जीवेश कुमार की, 40 लोग इन्होंने झोंक दिए। और हश्र क्या हुआ? अरे AK-47 चलाओगे तो क्या हश्र होगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चंदा चुराओगे, चंदा चोरों की पार्टी और भविष्य चोरों की पार्टी का हश्र यही होगा जो हुआ है बांकीपुर में और दतिया में। दतिया में सर एक मूल सवाल सर, यादव हार है, ये हम हर बार देखते हैं राजस्थान में ईवीएम को लेकर आप लोग सवाल उठाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाते हैं अभय दुबे जी। इस बार इतनी महत्वपूर्ण जगहों पर अगर ये सब नहीं हुआ, इसका मतलब ये होता नहीं है, आप लोगों को लगता है ऐसा? आपको क्या लगता है? कसर छोड़ी इन्होंने हर तरह से, पैसे से, प्रशासन से, हमारे कार्यकर्ताओं का दमन करके, डरा कर, धमका कर हर कोशिश की, लेकिन जनता जब समर्थन में खड़ी हो जाए ना, तो दतिया में न सिर्फ मोहन यादव को, शिवराज सिंह चौहान को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, कैलाश विजयवर्गीय किसको नहीं उतारा। तो मतलब आप ये मानते हैं ना कि बंगाल में जो नतीजे आए वो जनता ने जो तय किया था वो नतीजे आए थे? एक सेकंड, जो गुजरात का भी आप जिक्र कर रहे हैं ना, गुजरात पर भी प्रकाश डाल दूं मैं। मांजलपुर में 70,000 वोट कम हो गए इनके वहां पर। वो योगेश भाई 1,07,054 वोट, 754 वोट से जीते थे। अब जीत का मार्जिन सत्येंद्र भाई का, इनको तो नाम भी नहीं पता होगा उम्मीदवार का, मात्र 30,000 रह गया है। क्या संकेत है ये संकेत है कि पराभव प्रारंभ हो गया। अरे हमारे छात्रों को बर्बरता से, पैलेट गन से, AK-47 से मारोगे तो ये जो नितिन नवीन जी 9 महीने हुए हैं, आपकी जो 51,000 की जीत थी आपके विधानसभा क्षेत्र की, 9 महीने में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, एक नए कल्चर का हिंदुस्तान में जन्म हुआ। अभय जी, ये जब आप कह रहे हैं कि पराभव प्रारंभ हो गया, क्या ये जल्दबाजी नहीं है? और दूसरे, आपने ये जो कहा कि यहाँ पे ये जो जीत दिखाई दे रही है, आपके लिए इसमें ज्यादा कॉन्सोलेशन है या आपके लिए बड़ी जीत के और आने वाले दिनों में सुनहरे संकेत छिपे हुए हैं? क्योंकि यहां पर तो कहा जा रहा है नरोत्तम जी वाला मतलब था, कुछ अंदर की गुटबाजी थी जिसकी वजह से ये हुआ है। घनश्याम जी खुद ये बात कह रहे हैं कि मैं नरोत्तम जी की वजह से जीता हूं। दिनेश जी, और वहां बांकीपुर में तो ना आरजेडी के पास मुस्कुराने की वजह है ना आपके पास। नहीं, देखिए, आप बड़े मूर्धन्य पत्रकार है, देश के बड़े पत्रकार है। घनश्याम जी ने खुद कहा, जब पूछा उनसे नरोत्तम मिश्र का, तो उन्होंने कहा 1,000-2,000 वोट से ज्यादा का अंतर नहीं है। अरे नरोत्तम मिश्र तो खुद इनकी रिपोर्ट थी भारतीय जनता पार्टी की कि इससे भी बड़े मार्जिन से हार रहे थे वहां, वो क्या वोट दिलाएंगे किसी को? ये हार जो हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी की अहंकार की, भीषणतम भ्रष्टाचार की। और एक बात कह रहा हूं अभय जी, मैं बताता हूं आपको, क्या हमारे पास वो बाइट है जिसमें घनश्याम जी खुद ये कह रहे थे कि देखिए ये, अगर वो एक बार सुने अभय जी, मैं आपके पास आता हूं, दोबारा आता हूं, जरा इसको सुन लीजिए फिर आता हूं, एक बार प्ले कीजिए प्लीज।
तो इसलिए कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, आपको नया लग रहा हो। आपको क्या उम्मीद है, क्या 15 राउंड तक आपकी बढ़त ऐसी बनी रहेगी या टक्कर आपको बीजेपी से मिल रही है? ठीक नहीं, ठाक अब तो बढ़त बढ़नी है और तेज़ी से बढ़नी है, और मैं 12 से 15 हज़ार के बीच में जीतूंगा। अचानक आ गया नया उम्मीदवार, वो भी बाहरी, कोई यहाँ काम कर रहा होता, परिचित होता तो शायद अच्छी टक्कर होती, लेकिन नरोत्तम जी के हटने से निश्चित रूप से लाभ मिला। आशुतोष जी नए थे, नरोत्तम मिश्रा होते तो स्थिति कुछ और होती, चुनाव कांग्रेस के लिए मुश्किल होता। कांग्रेस जीत जाती, चुनौतीपूर्ण तो होता लेकिन कांग्रेस जीतती। ये तो खुद घनश्याम जी मान रहे हैं। इसी का अगला, इसी बाइट का अगला हिस्सा है जिसपे उन्होंने कहा 2-3 हजार, मैंने खुद ने प्रत्यक्ष रूप से सुना। मैं इस प्रक्रिया में विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, यह पता था उनको, जो उन्होंने जिस प्रकार उस क्षेत्र की परिस्थितियां थी। आप ये देखिए, इसके पहले भी रामनिवास रावत हमारे कांग्रेस पार्टी से छोड़कर गए, वहां पर उपचुनाव हुआ, उनको मंत्री बनाया बड़े बहुमत से। और एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सारे एक 251 बूथों पर प्रचार किया और बहुत बड़ा प्रतिसाद जीतू पटवारी जी और उमंग सेंगार जी के नेतृत्व को मध्य प्रदेश में मिला। इससे इनकार नहीं। ठीक है भाई जी, मैं वापस लौटता हूं, आपसे ये भी जानूंगा कि हिंदी पट्टी में कांग्रेस के लिए, वो जो कि इतनी बड़ी पार्टी रही है, क्या उसके लिए इस तरीके की कुछ जीतें ही उसके लिए संतोष का विषय होंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आता हूं आपके पास, एक सवाल मैं वंदना भारती जी के पास लेकर जरूर जाना चाहता हूं। वंदना भारती जी जन स्वराज पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना जी, सबसे पहले तो बहुत बधाइयां आपको और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं। लेकिन इसको आप कैसे देखती हैं? ये एक तुक्के में वन टाइम वंडर टाइप की जीत है, 10 फार नो फर्दर है, या आप समझती हैं कि इसके बड़े मजबूत संकेत हैं आने वाले दिनों के लिए? अगर आप इसे तुक्का कह रहे हैं तो लगता है कि आपने हमारा संघर्ष नहीं देखा, जो हमने रोड पे अभी लड़ाई लड़ी और एक एक घर तक हमारे लोग पहुंचे। मुझे आश्चर्य होता है कि आप जैसे बड़े पत्रकार इसे तुक्का कैसे कह रहे हैं नेशनल टीवी पर। बहरहाल आपने हमें बधाई दी, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं तो यह कहूँगी कि ये हमारे जन स्वराज पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। हमारे बॉस प्रशांत जी का तो जीत है ही, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने एक ऐसे पार्टी के सामने खड़े होने की कुवत की जो कि अभी किसी भी एक छोटी से छोटी इकाई भी अगर उसके खिलाफ बोल रहा है तो उसको भी वो जेल में डाल रहे हैं। आप समझिए कि एक नई पार्टी और उसके सामने बांकीपुर जैसा जगह, वहाँ से उन्हें चुनौती देना। और अभी जो अभय दुबे साहब बोल रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय दुबे साहब ने, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं जफर साहब, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से आते हैं, और मेरा ससुराल भी वहीं है बांकीपुर, तो इसलिए मैं कहूँगी, मैं जानती हूँ वहाँ एक एक घर की सच्चाई। जहाँ की इनके कोर वोटर थे, वो हमें फोन करके कह रहे थे कि मैडम आप आ नहीं रही हैं, क्योंकि मैं स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा पाई थी अपने गढ़ में ही। लेकिन हमारे तो एक वोटर नाराज क्यों हुआ था? यह तो जफर साहब बतलाए कि कोर वोटर भाजपा से क्यों नाराज हुआ, और वो जो अभी हवाला दे रहे थे कि वो नाराज हुआ तो आपकी तरफ क्यों गया, आरजेडी की तरफ क्यों नहीं गया? यह भी प्रश्न मुझे लगता है कि जफर साहब बखूबी बता पाएंगे, क्योंकि आरजेडी का जो कोर वोटर लेकिन जब आपको वो फोन कर रहे थे कि मैडम आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं लगता, आ नहीं रही हैं, तो वो ये बता रहे होंगे ना क्यों नाराज हैं जब आपको फोन लगा रहे थे वो? नहीं, मैं मुझे बता लेने दीजिए, मैं तो उस पर आऊंगी कि कैसे वो लोग एक एक आदमी से हम लोगों ने बात की है। चूंकि आरजेडी की आप बात कर रहे हैं ना, तो आरजेडी के कोर वोटर जो माय समीकरण है, मुस्लिम और हिंदू का जो समीकरण है, वह गढ़ टूटा है। मुझे लगता है कि साथ ही कंचना जी भी इस बात को कहीं ना कहीं जरूर समझ पा रही होंगी कि आरजेडी ने क्या खोया और जन स्वराज ने वहां। मैं असल में देखिए, मेरा जो सवाल था, अब कंचना जी, क्योंकि आप काफी वंदना जी भूल चुकी हैं, तो मैं अपने आप को दोहरा देता हूं। मैंने ये पूछा था कि ये तुक्का है या इसके बड़े दूर तक संकेत जाएंगे। अब मैं दोबारा, अब नहीं, एक और बात आपसे जानना चाहता हूं, ये आपके लिए एक सांकेतिक रूप से संदेश देने वाली, बड़ा संदेश देने वाली एक विजय है, क्योंकि उसके अतिरिक्त तो जाहिर है बहुत कुछ परिवर्तन करने के लिए सरकार में होना होता है, तभी आप जनता के लिए वो कर पाते हैं जो आपने सोचा होता है। यह सिर्फ ना हमारे लिए सांकेतिक विजय है, मुझे लगता है कि ये पूरे भारत के लिए सांकेतिक विजय है कि जो एक पार्टी किसी एक छोटी इकाई को भी नहीं छोड़ रही है, उसके खिलाफ अगर जब तक
नेक टू नेक फाइट नहीं होगा और मुद्दे की राजनीति पे लड़ाई जब तक नहीं होगी तब तक आप संघर्ष कर जीत नहीं पाएंगे। तो अब तो बता दीजिए, मैं इससे पहले जाऊं कंचना जी के पास, कि आपको फोन पे क्या कह रहे थे वो, किस बात पे नाराजगी थी? नाराजगी जो बेसिक काम नहीं हुआ है उसी काम पर है। नहीं, अच्छा ये लोगों को- बताइए, ये नीट पेपर लीक, ये भरत तिवारी मामला, ये यूजीसी मामला, ये सब नहीं हुए होते तो भी यहाँ पर आप लोग जीतते? आपको लगता है ये तमाम मुद्दे हैं जो जिसकी वजह से ऐसा? मैं आपको बता दूं, नीट पेपर तो है ही, लेकिन बांकीपुर की जनता में जिस तरीके से जन आक्रोश था बंटी यादव को लेकर, आप कह सकते हैं कि वहाँ एक जो यादवों का गढ़ है वहाँ के लोग को उठाकर उसको मरवा देना, भरत तिवारी का मामला था ही, प्रशांत जी खुद उनके यहाँ गए थे। इस तरह से युवाओं को, जो भी युवा बोल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर कर देना, क्या कर देना, यह कहीं ना कहीं इनके खिलाफ गया है, मुझे जैसा। अब मैं जरा कंचना जी से समझ लूं कि कंचना जी, अब अगर मान लीजिए मोह भंग किसी से हो रहा है तो आपकी तरफ कोई क्यों नहीं आ रहा है? और ये आप लोगों ने सीरियसली लिया भी नहीं, कैंपेन में वो ताकत, वो जज्बा दिखाई भी नहीं दी। दिनेश जी, ये जो आपका सवाल है ये समीक्षा का विषय है हमारे लिए, कि हम जो दूसरे नंबर पे थे, वो जो भारतीय जनता पार्टी अपनी किला कहती थी, दूसरे नंबर पे थे, हम तीसरे नंबर पे आ गए। लेकिन समीक्षा का विषय हमारे लिए तो है, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा है जो कहते थे कि यहाँ हम कुत्ता बिल्ली भी लड़वा देंगे तो वो जीत जाएगा। वो 1995 से अभी तक जो पिछले 2025 के इलेक्शन में 63% वोटर्स जो है उन्हें वोट किए थे, 2010 में 72% वोटर वोट किए थे, 2015 में वो सीट कांग्रेस ली थी, 2020 में सीट कांग्रेस ली थी, कांग्रेस 30% लाई थी। हालांकि हमें मैक्सिमम पिछले बार 29% मिला था, कांग्रेस को वहां से 30% मिला था। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे वोटर्स जो हैं वो आखिर में क्या उनका यह इंटेंशन था कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी का गुरूर फिलहाल अभी तोड़ने की जरूरत है, उनका अहंकार तोड़ने की जरूरत है कि आप स्टूडेंट को कॉकरोच बोल दो, आप वायरस बोल दो, आप जो कुत्ता बिल्ली को लड़वाने की बात दूसरा कर का दो, नुकसान हो जाने से अपना फायदा, मतलब एक ठीक है, एक वेंट आउट होता है, एक खींच निकलती है, एक भड़ास निकल जाती है, लेकिन उसके बियॉन्ड आप खुद जन समर्थन क्यों नहीं ले पा रही हैं? खुद तेजस्वी उस समय सक्रिय क्यों नहीं थे? आज वो गए सोनपुर में, उन्होंने पूजा अर्चना भी की, लेकिन लोगों ने समझा कि सावन सोमवार की वजह से है, जीत की प्रार्थना के लिए नहीं है। ये जगहें आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्या विपक्ष, मजबूत विपक्ष, मतलब आरजेडी, तो वहां पर अगर आरजेडी की जगह कोई और आ रहा है, इसका मतलब ये आरजेडी के लिए बहुत बड़े निहितार्थ अपने आप, अगर ये भाजपा के लिए बहुत बड़े संकेत हैं तो आरजेडी के लिए भी बहुत बड़े संकेत हैं। इसलिए देखिए, आरजेडी के लिए बहुत बड़े संकेत इस मायने में है कि अभी हम 2020 और 2025 के इलेक्शन की समीक्षा कर ही रहे हैं, और इस चुनाव की भी हम समीक्षा करेंगे कि आखिर में क्या वजह थी कि लोगों ने उधर वोट किया, हमारी तरफ वोट नहीं किया। लेकिन अभी जो फिलहाल हम अभय जी, आपका इशारा देखना हूं, एक बार अभय जी के पास होकर आप लोगों के पास। भारतीय जनता पार्टी का गुरूर किसी भी कीमत पर तोड़ना था। वो जो किला हमारे पास खोने को नहीं था ना, उनका तो किला ढह गया। उन्हें तो शर्म से मरना चाहिए, जिनको लगता है कि कोई भी अत्याचार करके AK-47 चलवा के देश भर में युवाओं को कॉकरोच बोलकर वो जीत लेंगे तो पॉसिबल नहीं। जफर इस्लाम साहब फौरन ही कुछ 10 सेकंड में आपकी बातों पर काउंटर देना चाहते हैं। हमें सोचने की जरूरत है, ठीक है, हमारी कमियां हैं जहां आ रहा हूं अवधेश जी आपके पास। अब जफर जी, हाँ मैं जा रहा हूं, रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं, थोड़ी देर में जा रहा हूं। हाँ देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बोलूंगा कि जिस पार्टी में जो पार्टी जनता के बीच में रहती है, जनता पर समर्पित होकर सेवा करती है, उन्हें कोई गरूर नहीं होता है। किला आपका जो था बिहार में थोड़ा बहुत, वो ढल चुका है। अब धीरे धीरे देखिए पार्टी खत्म होगी आपकी, इसका इंतजार कीजिए। इसलिए कि जो अहंकार आज दिखाया उन्होंने, लेकिन जनसुराज का उभार भी तो हो रहा है, इस्तेमाल किया तेजस्वी यादव जी ने, उससे लगता है देखिए ये पार्टी अब आरजेडी खत्म, इसलिए कि देखिए ये लालू यादव किसी तरह बचा के रखे थे, लेकिन तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, ये दोनों जो है सिर्फ सत्ता के लालच बनाए खाने की, जनता 10 सेकंड कहे थे, मैंने उससे ज्यादा, और आपने अपनी बात कह दी। सर मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मेरे दोनों जो सहयोगी हैं काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आज पूरे दिन लगभग खड़े खड़े उन्होंने और तमाम जगहों पर जाकर आपके लिए अपडेट्स जुटाए हैं। रूपेश और रजनीश मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, थोड़े विलंब से आपके पास आने के लिए और आपको यूं खड़ा रखने के लिए माफी के साथ। रजनीश, सबसे पहले तो आपसे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी खेमे के अंदर की भीतर घात को ही जिम्मेदार माना जा रहा है? घनश्याम जी का, कांग्रेस का एक तरीके से ये कांग्रेस के लिए रिसरेक्शन वाला मैसेज भी है यहां से। देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछला चुनाव जीती थी 7,500 वोट से, लेकिन यहाँ के लोगों में जो मौजूदा विधायक थे, उस समय के विधायक थे,
उनको लेकर कोई बहुत अच्छी सोच नहीं थी और उनका ये कहना था कि अगर वो चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर हम उनको वोट नहीं देते। अब बीजेपी के लिए सब लोग यही मान के चल रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा ही स्वाभाविक उम्मीदवार होंगे और बीजेपी उन्हें ही कैंडिडेट बनाएगी। ये नरोत्तम मिश्रा जी वाला जो अपना बूथ है बदल गया, वहां से भी वो वोट नहीं दिला पाए हैं विजय वाले वोट अपने 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 जिनके लिए वो कह रहे थे कि मैं हर घर जाऊंगा वोट मांगूंगा, वो अपने बूथ से भी वोट नहीं दिला, वहां पे भी हार गई है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा का अपना जो राजघाट के जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ पर 27 वोट ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं उनके अपने बूथ पर भी बीजेपी हार गई है। तो नाराज़गी लोगों में थी और ये नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ गई उन लोगों की जो अपने आप को। एक बात और बताइए, अभी अभय दुबे जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी समेत पूरे कांग्रेस के बड़े जो चेहरे हैं उन्होंने ताकत झोंक दी थी यहाँ और उसका नतीजा ये दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से जो आपने ग्राउंड में देखा, ये कांग्रेस की तरफ से की गई मेहनत का परिणाम है या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में फूट का एक तरीके से ये बाय प्रोडक्ट है जीत कांग्रेस के लिए? दोनों चीज़ें हुई है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पूरा पीसीसी जो है वो दतिया के आसपास में पिछले 15-20 दिनों से डटा हुआ था। जीतू पटवारी पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, तो वो उनके नेतृत्व में ही यहाँ पर कैंपेन किया जा रहा था और कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिला मिश्रा जी की नाराज़गी, उनके समर्थकों की नाराज़गी का, और ये दोनों चीज़ें जुट गई और कांग्रेस पार्टी के। लेकिन अगर ये नाराज़गी है नतीजा हम तो नाराज़गी वाला फैक्टर तो उधर से काउंटर होता है ना, कैंसिल होता है। जो भारती साहब थे जिनको हटाया गया, वो कहा जा रहा था पार्टी विरोधी काम कर रहे थे इसीलिए तो हटाया गया उनको। बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी शुरुआत में नहीं मिली थी, क्योंकि शुरू में उन्होंने खुद कहा था कि वो उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा और कांग्रेस पार्टी जिसे भी कैंडिडेट बनाएगी उसका वो समर्थन करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो उनके क्रियाकलाप थे और उनसे जुड़े जो जानकारियां पार्टी को मिली, पार्टी को लगा कि ये भीतरघात हो चुका है और इसका तो मतलब भीतरघात वाले मामले में कांग्रेस का खेमा भी ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी का खेमा परेशान था, भीतरघात उधर भी चल रही थी, उसके बावजूद कांग्रेस जीती है, तो भीतरघात वाले मामले को, फैक्टर को कैंसिल माना जा सकता है क्या दोनों तरफ? लेकिन अब जरा मैं रूपेश के पास जाऊंगा। रूपेश, यहां बांकीपुर में तमाम तरीके से एनालाइज करने की कोशिश हो रही है। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ बातचीत में है, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत ज्यादा इसके नेतार्थ निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये नितिन नवीन जी की पारंपरिक सीट रही है। ठीक है, जीत हार होती रहती है, लेकिन अब ये बियॉन्ड इसके यहां से कोई मैसेजिंग होगी, कोई पैटर्न बनेगा, इसमें कोई संदेश छिपा हुआ है, ये कुछ ज्यादा ही एनालाइज करना हो जाएगा इस जीत को। नहीं, देखिए बिल्कुल इसकी समीक्षा तो हो रही है और समीक्षा होगी, और पहले से ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी की सीट है, बीजेपी का गढ़ है, नितिन नवीन की विरासत है, अगर उनकी जीत हो जाती बीजेपी की तो कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन शुरू से प्रशांत किशोर ने नॉमिनेशन किया, उसके बाद से ही बीजेपी की भी बेचैनी बढ़ी और इस सीट की चर्चा भी राष्ट्रीय स्तर पर हुई और तब ये माना गया कि अगर हार होती है बीजेपी की तब ये उसके बड़े बड़े मायने मतलब जो आज निकाले जा रहे हैं वो मायने मतलब निकाले जाएंगे कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभाव, क्या बीजेपी के खिलाफ माहौल था। क्योंकि जो बड़े बड़े कारण हैं उन कारणों के पीछे अगर थोड़ा जाएं समीक्षात्मक होकर के तो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, सम्राट चौधरी के खिलाफ माहौल था, नितिन नवीन चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है उनकी सीट, प्रशांत किशोर का अपना व्यक्तित्व, प्रशांत किशोर के अपने मुद्दे, जितने फोकस्ड होकर के उन्होंने चुनाव प्रचार किया, पिछली बार की तरह उन्होंने गलती नहीं किया कि सम्राट चौधरी के सर्टिफिकेट पर नहीं गए, किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति है उस मामले में नहीं गए। उन्होंने अपने मुद्दे, अपने मसले, बांकीपुर के लिए उनका क्या रोड मैप है, बांकीपुर के लिए क्या सोचा है, उन्होंने सिर्फ वही लोगों को बताते रहे। और ये पहली बार हुआ बिहार में। देखिए बिहार जाति पाति से ऊपर उठकर कभी वोट नहीं कर पाया, बिहार का मुकद्दर यहाँ चस्पा है कि जाति पर वोट होगी, लेकिन पहली बार ये भी देखने को आया कि जाति पाति से इतर वोटिंग हुई है। आरजेडी एक तरह से खामोश रही, कांग्रेस गौड़ रही, कांग्रेस के का गौड़ होना, आरजेडी का नदारद होना भी एक फायदा। क्या ये स्ट्रेटेजी थी क्या आरजेडी का बहुत एक्टिव नहीं होना बीजेपी के वोट, क्या वोटों के बिखराव को रोकने के लिए था? क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी क्या? अपना सवाल दोहराएं। मैंने कहा कि आरजेडी
का उतना सक्रिय नहीं होना, क्या जन सुराज को जाने वाले वोट बटे नहीं? जो भारतीय जनता पार्टी के एंटी वोटर्स हैं वो बटे नहीं, क्या इसलिए भी एक रणनीति के तहत भी हो सकता है? देखिए, कुछ हद तक इसको कह सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के लोग आज इस तरह से खुश हैं, आज आरजेडी के लोग इस बात से खुश हैं कि मैंने हराया या नहीं हराया, मैं खुद हार गया, लेकिन कम से कम बीजेपी हार गई, इसे ऐसा लग रहा है। और बीजेपी ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि जन सुराज और आरजेडी के अंदर कुछ चल रहा है, इन दोनों ने कुछ पैक्ट किया हुआ है। लेकिन आज जिस तरह से आरजेडी के लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन मैं जो कह रहा था कि आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हुई है, आरजेडी का वोट बैंक तो शिफ्ट हुआ है। आरजेडी का एमवाई दरका नहीं है, बल्कि उसका एम तो पूरी तरह से शिफ्ट हुआ है और वाई दरका है, लेकिन सेंधमारी हुई है बीजेपी के वोट बैंक में। कल तक कई लोगों से मैंने बातचीत की, चाहे वो इलेक्शन के दिन हो या आज हो, बीजेपी के कोर वोट बैंक खिसका है और कोर उसके वोटर्स। लेकिन आपने रुपेश एक महत्वपूर्ण बात कही कि जाति से हटकर वोटिंग बिहार में जन सुराज के रूप में प्रशांत किशोर, ये क्या जनता ने इसलिए भी सोचा होगा कि संदेश देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका, इसलिए ऐसा कर देते हैं? वैसे भी सरकार के बनने बिगड़ने में बहुत फर्क इससे पड़ता नहीं है, इसलिए क्या जाति से हटकर उन्होंने वोट करना अफोर्ड किया होगा, या ये एक पैटर्न बनेगा? यहां से ये एक परिवर्तन की शुरुआत है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अवधेश जी के पास मैं ये लेकर जाना चाहता हूं, आप दोनों का धन्यवाद करूंगा, रजनीश, रुपेश, पूरे दिन हमको, हमारे दर्शकों को अपडेटेड रखने के लिए। अवधेश जी, मैं तो आपका नियमित पाठक हूं और मुझको बहुत सारा दृष्टिकोण आपके लेखों को पढ़ने से भी मिलता है। या आप किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं? ये क्या कई चीजें ऐसी हैं जिनको अभी नहीं देखा जा सक रहा है, आने वाले दिनों में वो सतह पर आएंगी? देखिए, किसी भी चुनाव का, चाहे वो उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, उसका विश्लेषण होगा और उसके अनेक कारक होते ही हैं, ऐसा नहीं कि कारक नहीं होते हैं। लेकिन मूल बात यह देखनी पड़ती है कि इस समय के का जो चुनाव परिणाम है, क्या वह बिहार की या दतिया के मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई गुणात्मक या कोई ऐसा अंतर लाएगा जो कि देश को दिखाई देगा। तो मैं बिहार के मामले में तो कह सकता हूं कि ये प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं और रुपेश भले कह रहे हों, लेकिन आप ध्यान रखिए कि उन्होंने अपने पूरी राजनीति में जितना निशाना सीधा भाजपा को, जेडीयू को बनाया, उतना ही तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव पर हमले किए। उन्होंने ही कहा था कि एक 10वीं फेल और 9वीं व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इसीलिए इस समय कोई कह दे कि आरजेडी के साथ, तो आरजेडी भी प्रशांत किशोर को कभी भी विधानसभा में पहुंचने देखना नहीं चाहती थी। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा हमला अगर पिछले 20 सालों में लालू यादव के परिवार पर किसी एक व्यक्ति ने किया तो वो प्रशांत किशोर थे। उतना हमला, उस प्रकार की भाषा तो कभी न तो बीजेपी ने किया था, न कभी नीतीश कुमार ने किया था जो इन्होंने किया है। तो इसीलिए उसमें क्या होगा इस समय, देखिए जो एनालिसिस है वो सारे, आप तो बहुत सारी बातें कह चुके हैं कि भरत तिवारी भी है, नीट छात्रा हत्याकांड भी उसमें चल रहा है, प्रशांत किशोर इस बार सेकुलर छवि से बाहर निकल के त्रिपुंड लगाकर मंदिर जा रहे थे और झाल बजाकर कीर्तन भी गा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण वोट चाहिए था। उन्होंने बताया कि भैया हम भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हम हिंदू नहीं हैं, वो एक बदला हुआ माहौल था। लेकिन एक बात उन्होंने कही है कि चलो ये नाला वगैरह जो है ये तो बीजेपी ने आपको धोखा दिया, लेकिन आपको जो बिहार के मुख्यमंत्री को उन्होंने बहुत निशाना बनाया था। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव के पहले आरोप लगाया था, वो विधानसभा में निश्चित रूप से वो मुख्यमंत्री को निशाने पर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी और बाकी को इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन आरजेडी इसलिए खुश नहीं होगी कि वो वैसे ही तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लेंगे। वो ऐसा नहीं कि उनको छोड़ने वाले हैं, उनकी अपनी एक पॉलिटिक्स होगी। देखिए इस समय चाहे आप दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देख लीजिए, उसका जो प्रारूप बिहार में हुआ था, सरकार ने भरत तिवारी मामले को हैंडल जिस ढंग से किया जाना चाहिए था उसमें स्पष्ट कमी दिखी थी। और इसीलिए एक जो बहुत बड़ा सवर्णों का जो वोट था उसको ये लगा, ये नहीं कि वो भाजपा से छिटक गया है और आगे वोट नहीं देगा भाजपा, लेकिन इस समय लगा कि ये एक मौका है हमको कि दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर आपके विरुद्ध असंतोष है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक तरीके से वाटर टेस्टिंग जैसा भी हो जाता है। आगे अभय जी, आप ही के पास आ रहा हूं कि क्या ये बाई इलेक्शंस में इस तरह के नतीजे एक तरीके से कोर्स करेक्शन का बड़ा मौका देते हैं? भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन करने वाली पार्टियों में से है, तो क्या आपको लगता है कि कई बार ये
जो जिन जिन जगहों पर हार जीत से सरकार बनाने बिगाड़ने का फर्क पड़ता है, उससे पहले पहले अपने आप को सुधार लेने के इशारे भी मिल जाते हैं। देखिए, इसमें जो इशारे हैं वो बहुत नहीं, ये अभय जी से सवाल था। अवधेश जी, आसान नहीं है। अवधेश जी, ये अभय जी से सवाल था। जी दिनेश जी पूछिए वापस। मुझे लगा आपने अवधेश। एक तो मेरे को कांग्रेस को देखकर ये जरूर दिमाग में आ रहा है सर कि क्या ये मतलब ये एक तरीके से सांत्वना पुरस्कार जैसी जीतें जो है फिलहाल सामने आएंगी, या ये एक सिलसिला शुरू हो गया है जो अब बड़ा बनने वाला है? नहीं, देखिए, ये समूचे देश के लिए संकेत है। पहले तो अवधेश जी ने कहा कि जैसे भरत तिवारी के कांड को हैंडल नहीं कर पाई सरकार, वक्तव्य उनका ये होना चाहिए था कि भरत तिवारी के खिलाफ किया गया जघन्य अपराध का पाप सरकार ने किया है। एक दूसरी बात उन्होंने प्रशांत किशोर जी की तो प्रशांत किशोर जी के प्रोफेशनल कैरियर में जितना बड़ा प्रचार कैंपेन मोदी जी के खिलाफ उन्होंने किया है, बनाया है नीतीश कुमार जी के माध्यम से, उतना शायद आज तक किसी नेता के खिलाफ नहीं किया। तेजस्वी जी की ये बात कर रहे थे। दूसरी बात आपने कही कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये देखिए देश के प्रजातंत्र को इस जनरेशन ने, जेन जी ने, और देश के आस्थावान जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आस्था रखते हैं, उन दोनों लोगों ने एक दिशा दे दी। तो बहुत धन्यवाद करता हूं अभय जी। वक्त अगर इजाजत देता आप लोगों से और लंबी चर्चा करता। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण दिए हैं। हर तरफ से देखने का सच का एक हिस्सा उस कोण पर भी निर्भर करता है जहां से आप उसको देख रहे होते हैं। विपक्ष जहां से देख रहा है, सत्ता पक्ष जहां से देख रहा है, वो जिनको ये समझा जाता रहा कि ये मेन स्ट्रीम और यहाँ के मुख्य दलों में से एक है, वो जो खुद को कहीं नेपथ्य में पा रहे हैं, लेकिन उनको इस बात का संतोष है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक अविजित दिखाई देती रही, उसको कोई रोकने वाला यहाँ पर है। सबके दृष्टिकोण अगर आप देखें तो इस जीत के और हार के ये तमाम जवाब आपको मिल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये प्रश्न जो है इस समय बहुत बड़ा है, लेकिन संतोष इस विषय का कि यहाँ सरकार बनने बिगड़ने का कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है।